मैं सुचेता गुप्ता, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नए जजमेंट के साथ, जो NCLAT का है, न्यू दिल्ली बेंच का, और बहुत रीसेंट है ये जजमेंट। अभी 18/7/2025 का ही पास्ड है। तो अब मैं बिफोर ब्रीफिंग द जजमेंट आई विल टेल यू कि ये मेरा जो चैनल है वो वर्बल ब्रीफ है, उसमें जजमेंट को मैं वर्बल ब्रीफ करती हूँ और एकदम लेमैन लैंग्वेज में, जिससे कि सबको समझ में आए। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज में, उनको भी ये जजमेंट समझ में आए। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अब ये जो NCLAT का जो जजमेंट है, इस मैटर में सबसे पहले तो सुशील जेजानी, जो सन ऑफ है आत्माराम जेजानी के, और वर्सेस द प्रसाद धरव, जो कि लिक्विडेटर हैं, और द डिक्सन, ये जो एक कंपनी है जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, डिक्सन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो कि SAP है, बेसिकली सक्सेसफुल ऑक्शन परचेजर है ये। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में गए हैं ये अपील में टू द NCLAT। अब हुआ क्या था इस केस में, तो सबसे पहले इसमें 2 ऑर्डर पास हुए थे, जो कि 21/1/2025 को पास हुए थे और NCLT ने किए थे। अब पहला तो इन्होंने एक IA फाइल करी थी, जो डिसमिस कर दी थी NCLT ने। और वो क्या IA थी कि सुशील जेलानी जो प्रमोटर हैं कॉर्पोरेट डेटर के, ये चाह रहे थे कि सेटिंग असाइड हो जाए ऑप्शन सेल, जो कि लिक्विडेटर ने कंडक्ट करी है, और एक फ्रेश ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये वाली इन्होंने IA फाइल करी थी। अब जो दूसरी एक और IA फाइल हुई थी, वो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिसमिस कर दी थी, जो फाइल्ड बाय द डिक्सन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, जो SRA है, सक्सेसफुल ऑप्शन परचेजर है, SAP है बेसिकली। वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि स्टॉप हो जाए, जो 90 डेज का पीरियड मिलता है किसी भी ऑप्शन परचेजर को, कि वो अपना पूरा कंसिडरेशन अमाउंट पे कर दें, वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सम फोर्स मेजर सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हैं इस केस में, इस वजह से वो चाह रहे थे। और एक इंटरेस्ट जो उनकी लाइबिलिटी बन रही है 12% इंटरेस्ट की, वो भी एक स्टॉप हो जाए। तो अब हुआ क्या इसमें, बेसिकली जो जेजानी बेसिकली जो कॉर्पोरेट डेटर हैं, जेजानी पल्प पेपर्स एंड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये CIRP में चली गई थी 2018 में। फिर ये 18/10/2019 को लिक्विडेशन में गई। उसके बाद ये पहला ऑप्शन निकाला 15/2/2020 को, वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में एक दूसरा ऑप्शन निकाला लिक्विडेटर ने, ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ये गोइंग कंसर्न बेच रहे थे कंपनी को, गोइंग कंसर्न किसी ने खरीदा नहीं। तो ये फिर दूसरा ऑप्शन लेके आए, जिसमें सिर्फ लैंड को सेल करना था। तो उस केस में 3 बिडर आए, जिन्होंने अपनी बिड सबमिट करी। पहला तो था जो डिक्सन ओवरसीज लिमिटेड, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 है इस केस में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9.23 करोड़ का एक पूरा कंसिडरेशन का अमाउंट दिया, बिड दी। तो वो सक्सेसफुल ऑक्शन परचेजर होगा इस केस में, और उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू कर दिया था लिक्विडेटर ने 1/10/2020 को, और इन फेवर ऑफ द SAP। और उन्होंने ये भी बोला था कि EMD अमाउंट तो आपने जमा कर दिया, पर अब आपको बैलेंस जो अमाउंट देना है वो विद इन 90 डेज में देना है, जो कि 29/12/2020 तक देना है। अब हुआ क्या, 29/12/2020 से पहले ही बहुत सारे काम हो गए इस केस में, क्योंकि ऑन 2/11/2020 को ये लेटर देने के बाद SAP जो थे, उन्होंने ये लेटर एड्रेस किया, एक एड्रेस मतलब लिक्विडेटर को एक लेटर डाला, और उन्होंने बोला कि वो कन्वर्जन कराना चाह रहे हैं इस लैंड का, बट वो कन्वर्जन जो हो सकता है वो सिर्फ लैंड ऑनर को ही अलाउड है। तो बेसिकली जब लिक्विडेशन में कंपनी जाती है, तो आपको पता ही है कि जो लिक्विडेटर होते हैं वही पूरे ऑनर और सारा कुछ उनके पोजीशन में होता है। तो बेसिकली जो लैंड ऑनर है वो could apply for the conversion। तो असिस्टेंस वॉज सॉट फ्रॉम द लिक्विडेटर फॉर कन्वर्जन। तो इस केस में हुआ क्या था कि वो चाह रहे थे कि वो एक असिस्टेंस चाह रहे थे लिक्विडेटर से फॉर दिस कन्वर्जन के लिए। अब ऑन 3/11/2020 को जो लिक्विडेटर हैं, उन्होंने अप्लाई किया कलेक्टर को इस कन्वर्जन के लिए ऑफ दी सब्जेक्ट लैंड की, वो क्लास 2 से क्लास 1 में इसको कन्वर्ट कर दें। बट
10/12/2020 को कन्वर्जन प्रोसेस व स्टेट बाय द गवर्नमेंट। तो वहाँ की जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक जो ये कन्वर्जन का स्टे प्रोसेस है एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके थ्रू इसको बंद कर दिया। अब उसके बाद में SAP जो थे सक्सेसफुल ऑप्शन परचेजर, उन्होंने एक रिट फाइल करी हाई कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को, और उन्होंने चैलेंज किया इस कन्वर्जन को और पास किया एक इंटरिम ऑर्डर जो रेस्ट्रेन करता था लिक्विडेटर को फ्रॉम टेकिंग द कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द SAP। तो ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया। उसके बाद में क्या हुआ, 29/12/2020 को जो डेट थी जिस दिन इन्हें पैसा सारा देना था, उस दिन इन्होंने एक IA फाइल कर दी SAP ने बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि वो मतलब ड्यू टू सम कुछ मेजर फोर्स मेजर सर्कमस्टांसेस हैं उसकी वजह से आप ये जो इंटरेस्ट हमें देना है उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो उसी के बाद में फिर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन लिया था स्टे का ऑन द लैंड कन्वर्जन पे, वो उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, उन्होंने लिफ्ट कर दिया उस स्टे को। अब 4/8/2021 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फर्दर एक्सटेंशन किया 3 मंथ्स का एंड डिसाइड द कन्वर्जन एप्लीकेशन। फिर ये दोबारा पहुंच गए SDO के पास, उन्होंने फिर कन्वर्जन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर जब इन्होंने रिजेक्ट कर दी तो लिक्विडेटर फिर उनकी उस डिसीजन के अगेंस्ट में एडिशनल कलेक्टर के पास गए 2022 में। तो फिर एडिशनल कलेक्टर ने इनके ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया जो SDO ने पहले पास किया था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि SDO ने जब इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन करी SDO की को कि भाई ये हमें तो एडिशनल कलेक्टर ने डायरेक्ट कर दिया है, तब भी SDO ने इनकी जो एप्लीकेशन कन्वर्जन की थी वो रिजेक्ट कर दी। अब हुआ क्या कि इन्होंने 21/1/2025 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक फर्स्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो पास किया, वो डिसमिसिंग द IA। ये इनकी जो SAP की थी कि वो पे नहीं करेंगे इंटरेस्ट, और वो डिसमिस कर दी और डायरेक्ट किया इनको SAP को कि वो बैलेंस अमाउंट पे करें विद इन 30 डेज में। अब SAP हैड पेड द फुल अमाउंट और SAP ने भी पे कर दिया पूरा, क्योंकि पहले 9 करोड़ 23 लाख दे रहे थे, अब इन्होंने 13 करोड़ 52 लाख रुपए दिए इसके अगेंस्ट में, और उन्हें सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया लिक्विडेटर ने 2025 में। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इन्होंने 12/3/2025 को सब लोगों में, स्टेक होल्डर्स में, लिक्विडेटर को, सबको ये सारी प्रोसीड जो भी सेल की थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद जब एग्रीव्ड हो गए ये जो जेलानी जी हैं जो प्रमोटर हैं कंपनी के, अब ये गए हैं फर्दर अपील में। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन राइज हुए थे NCLT के सामने। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसी ऑर्डर में है वो क्वेश्चन, मैंने मार्क भी कर रखे हैं उन क्वेश्चंस को जिससे कि हमें बेटर समझ में आ जाए। तो ये 3 क्वेश्चन अब NCLT के सामने आए। सबसे पहले कि वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, जो 90 डेज एक्सपायर हो चुके हैं, तो फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट द ऑक्शन process conducted by the liquidator should vitiated by the operation of law warranting its cancellation। तो एक तो क्वेश्चन ये आया कि ये प्रोसेस ही खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि 90 डेज ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आया वेदर इट वाज परमिसिबल ऑन द पार्ट ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अलाउ 30 डेज, क्योंकि 30 डेज का फिर से उन्होंने टाइम दे दिया था टू द सक्सेसफुल बिडर टू रेमिट द बैलेंस सेल कंसिडरेशन विच हैव बीन allowed much after the lapse of 90 days time period under the relevant clause of liquidation process। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि whether the conduct of auction process by the liquidator was marked by gross irregularities that run contrary to the liquidation regulatory framework envisaged under the IBC। तो ये 3 क्वेश्चन अराइज हुए हैं। अब हुआ क्या, पहला और दूसरा क्वेश्चन इंटरलिंक है, तो इसीलिए NCLT ने कहा सिंस द क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर इंटरलिंक्ड we would like to proceed to take up both these issues together। तो इन्होंने कहा कि हम ये दोनों इशू को एक बार में जवाब देंगे। It is clear from a plain reading the second proviso of the above clause 12 of regulation 33। तो सबसे पहले क्लॉज ये आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा ये। तो ये क्या कहता है क्लॉज 33 क्लॉज 12 रेगुलेशन, ये कहता है कि ऑन द क्लोज ऑफ द ऑप्शन द हाईएस्ट बिडर शैल बी इनवाइटेड टू प्रोवाइड द बैलेंस सेल कंसिडरेशन विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच डिमांड
provided that payment made after the 30 days shall attract the interest at the rate of 12%, provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within 90 days. तो बेसिकली ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है. अब क्या हुआ इसमें कि having noticed the regulatory provision and terms of the auction process, we now proceed to find out whether the SAP had paid the balance consideration within 90 days, and if not, whether the non payment was willful or deliberate. तो भले ही उन्होंने 90 डेज में पेमेंट नहीं किया है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो NCLT है वो ये देखना चाह रही है कि उनकी ये विलफुल और डेलिब्रेटेड डिफॉल्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द SAP, या कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व थी इस केस में, इस वजह से डिले हुआ है. तो ऑब्वियसली हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इतना कुछ इन्होंने अप्रोच किया था कन्वर्जन के लिए, तो एक एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आर इन्वॉल्व इन दिस केस. So when we see the first impugned order, we find the adjudicating authority has committed no mistake. So it was held by the adjudicating by the appellate authority कि उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है इसको हेल्ड करने में, that the balance payment was not remitted by the SAP within 90 days. Nevertheless, it is held that the cancellation of this valid auction sale would go against the principle of IBC. It was also observed that the SAP was always willing to pay, क्योंकि इस केस में जो SAP थे वो शुरू से ही पैसे देने की कोशिश में है, और उन्होंने इसीलिए IAB फाइल कर दी थी तुरंत. जो डेट थी 90 डेज वाली, उसी में उन्होंने एक IAB लगा दी थी NCLT को कि इंटरेस्ट वेव करने की. तो वो तो शुरू से ही पैसा देना चाह रहे हैं, और उन्होंने 13 करोड़ 52 लाख ऊपर अभी हमने पढ़ा वो दे भी दिए विद इंटरेस्ट 12% के साथ. तो बेसिकली उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो हेल्ड कर रहे हैं, विद हेल्ड कर लें, अपने पास ही पेमेंट रखें और देना. तो बेसिकली इसमें ये देखा कोर्ट ने, NCLT ने, कि वी वुड लाइक टू डेल्व इनटू द इशू ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. अब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हैं कि नहीं, तो हाँ वो भी बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये सारा डिले जो हो रहा था वो कन्वर्जन की वजह से हो रहा था. तो दिस इज क्लियरली नॉट अ क्लॉज वेयर द SAP was avoiding to pay the balance. It was held by the NCLT basically consideration or seeking the additional time to make the payment. Present is a case where the SAP had repeatedly expressed its willingness to pay. क्योंकि इस केस में तो वो बार बार कह रहा है कि हमसे पैसे ले लो, पर वो प्रॉब्लम क्या है कि वो कन्वर्जन का सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं. तो thus to answer the first two interrelated question, we are of the considered view that the ordinarily the timeline of 90 days is specified in regulation 33 of the liquidation process regulation need to be adhered to for making payment by the successful bidder. However, it is a well settled law that if it comes to the notice of the adjudicating authority that extraordinary circumstances have arisen which has impeded the conduct of auction process, it can allow further time to the successful bidder as a special measure in exercise of the inherent power. So basically this is the inherent power of the NCLT to give such time if there is no deliberately or willfully conduct by the SAP. So thus to answer the third अब तीसरा क्वेश्चन और इन्वॉल्व है यहाँ पे. Third issue framed by us, we are of the considered view that the balance of convenience is clearly in favor of liquidator. So लिक्विडेटर भी अगर उनको सपोर्ट कर रहा है या उनके साथ कन्वर्जन का काम करवा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं. देयर इज नो सब्सटेंस टू शो दैट एनी डेलिब्रेट और इरेगुलरिटी और ग्रॉस इलीगलिटी वाज कमिटेड बाय द लिक्विडेटर इन द कंडक्ट ऑफ द ऑक्शन प्रोसेस, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली चाह ही रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी बिक जाए. तो अब उसमें वो सारे एक्शन ले रहे हैं. So this now brings us to related issue whether the adjudicating authority was right in holding the certain external circumstances had developed which resultantly stalled payment by the SAP. So basically this was held by the NCLT और दोनों IAS में डिसमिस हो गई. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे ब्रीफ लाती रहूं. और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. किसी भी टाइप की आपको लिटिगेशन से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेरी आती है तो प्लीज़ मुझे आप चैट बॉक्स में पूछिएगा. आई विल ऑलवेज अवेलेबल for you and will definitely reply to you. So thank you so much again.